हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। दोस्तों, आज आपके सामने मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट जो 7th एडिशंस का है उसका मैं यूपीएससी का सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम होता है उसमें ईवीएस का जो सेक्शंस है उसको मैं कवर करता हूँ यहाँ पे। और ये 1 चैप्टर टू ले लास्ट चैप्टर तक आपको यहाँ पे मैं कवर करूँगा। तो जो इम्पोर्टेंट यूपीएससी के कंसर्न में जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं उसको मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो आप लोग एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो यूपीएससी पूछा हुआ है और एटलीस्ट इसकी कंप्लीट इम्पॉर्टेंट ब्रीफिंग मैं यहाँ पे दे दूँगा आपको, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर में। और मैं पहले चैप्टर से शुरू करने वाला हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो आपको इस चैनल पे मिलेंगी और इन्वायरमेंट के फर्स्ट से लेके लास्ट तक जो भी इसके चैप्टर हैं और जो यूपीएससी के कंसर्न में आते हैं वो चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। इसका सबसे पहला जो चैप्टर है वो ये है कि इकोलॉजी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले इकोलॉजी जो चैप्टर है वो किस किस चीज़ के बारे में बताता है कि जो इन्वायरमेंट को स्टडी होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हेटरोट्रॉप्स मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी इसमें रखा हूँ और जो इम्पोर्टेंट कंसर्न टॉपिक है रिलेटेड टू यूपीएससी वो भी कवर करता हूँ। तो इसको देखिए, हेटरोट्रॉप्स किसे कहते हैं, क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो वो हैं जिसको फैगोट्रॉप्स भी बोलते हैं। फैगोट्रॉप्स क्या है? काऊ, रैबिट, ऐसे जो अपने स्वयं फूड नहीं बना सकते। अब ऐसे जीव जंतु जो अपने फूड स्वयं नहीं बना सकते उनको क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप्स। और उनको फैगोट्रॉप्स भी बोलते हैं, जैसे काऊ, रैबिट्स, एनी एनिमल्स, ये हो गए। अब सेप्रोट्रॉप्स क्या है? वो जो डिकम्पोजर्स हैं, जो डिकम्पोज करते हैं सड़े गले पदार्थ को, यानी एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं, उनको सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। उनको ऑस्मोट्रॉप्स भी बोलते हैं। तो ये कौन आते हैं? ये बैक्टीरिया और फंगी आते हैं जिनको डिकम्पोजर भी बोला जाता है। अब मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाए, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इकोसिस्टम एक्सप्लेन इट्स रिलेवेंस एंड यूजेस, तो आप क्या लिखेंगे? जिनके कारण मैं यहाँ पे सब चीज़ें डाल चुका हूँ। तो गुड्स और सर्विसेज क्या इकोसिस्टम के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है वो यहाँ पे देख लेते हैं। वो है फूड, फ्यूल, फाइबर, FFF। दूसरा क्या है? शेल्टर देता है। चौथा आपको बिल्डिंग्स देती हैं। ये एयर और वाटर देता है। डिटॉक्सिफिकेशंस करता है। स्टेबलाइजेशन ऑफ अर्थ क्लाइमेट होती है। फ्लड, ड्रॉट, टेम्परेचर, विंड, इन सब को रेगुलेट करता है। रिन्यू सॉइल फर्टिलिटी करता है। पॉलिनेशन ऑफ द प्लांट होते हैं। मेंटेन जेनेटिक रिसोर्स, ये भी कंजर्व करता है जेनेटिक रिसोर्स को। कल्चरल एंड एस्थेटिक बेनिफिट, ये भी होती हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इकोसिस्टम से हमें मिलते हैं वो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब आती है बायोम की। तो बायोम क्या है? ये कितने बायोम हैं? तो कुछ बायोम्स जो इस बुक्स में मेंशन करेगा है इम्पॉर्टेंट, वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। वो क्या है? टुंड्रा, तैगा, टेम्परेट एंड डेसिडिशियस एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सवाना, ग्रासलैंड एंड डेसर्ट, ये सारे इम्पॉर्टेंट। अब किस रीजन में ये पाए जाते हैं ये भी देख लेते हैं। तो टुंड्रा का जो है ये एक्चुअली पोलर को कनेक्ट करता है। ये नॉर्थ एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जैसे आइस बाउंड पोल से रिलेटेड हैं। तो जो बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्र हैं ये टुंड्रा रीजन में आते हैं जो पोल को कनेक्ट करते हैं। अब नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अगर ये ग्लोब हम मान लें तो ये पार्ट और ये पार्ट जो होता है ये मेनली टुंड्रा रीजन का होता है जो आइस से ढके होते हैं, बर्फ़ से ढके होते हैं। टैगा फॉरेस्ट, ये बोरियल फॉरेस्ट इनको बोलते हैं टैगा को, और ये नॉर्दर्न यूरोप और एशिया, नॉर्थ अमेरिका में भी पाए जाते हैं। टेम्परेट डेसिडियस, टेम्परेट ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर
ये इसके आसपास हैं, ये इक्वेटर से थोड़े से ऊपर टेम्परेट, ये कहा जाए तो ये सटे हुए रहते हैं, पोलर से सटे हुए रहते हैं। टेम्परेट डेसिडुअस क्या है, ये सेंट्रल एंड साउदर्न यूरोप और ईस्ट नॉर्थ अमेरिका और चाइना, जापान, न्यूजीलैंड में भी ये मिलते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, ये इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं, जिसे ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाए जाते हैं, नाम से ही आप जान सकते हैं। सावाना कहाँ है, यह भी ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, लेकिन स्पेशली बात करी जाए तो सावाना अफ्रीका का जो रीजन है वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में ये देखने को मिलते हैं। ग्रासलैंड क्या है, नॉर्थ अमेरिका का और यूक्रेन का ये रीजन है जहाँ पे ज़्यादा तरीके से ग्रासलैंड देखे जा सकते हैं। डेसर्ट कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में होता है, जो भी पार्ट्स होते हैं जहाँ पे कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में ये होते हैं। अब यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, इकोलॉजी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या है उसको समझ लेते हैं। वो ये है कि सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पे कोई एक जानवर है वो इस जगह पे इस क्षेत्र में रह रहा है। अब पॉपुलेशंस का मतलब है वही एनिमल, यानी अगर यहाँ पे काऊ है तो यहाँ पे मेनी काऊ हो जाएंगे और ये लोग यहाँ पे पॉपुलेशंस बना के इस क्षेत्र में रहेंगे। अब कम्युनिटी क्या है, अब यहाँ पे एक लॉयन भी है, एक काऊ भी है, एक डियर भी है, एक अदर एनिमल है, बफेलो है, एक्सेट्रा, कोई भी मतलब डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट एनिमल एक जगह पे रह रहे हैं, मतलब जंगल टाइप से मान लीजिए, ये कम्युनिटी हो गया। अब इकोसिस्टम क्या है, अब इकोसिस्टम को इससे अलग कैसे समझ सकते हैं, तो इकोसिस्टम क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है, ये यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जैसे कि ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, वाटर, सॉइल, पीपल, ये सारे को कनेक्ट करता है और इसे एक ऐसा सिस्टम बनाता है जिसके कारण प्लांट, एनिमल और ह्यूमन यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। तो ये ऐसे सिस्टम को इकोसिस्टम बोला जाता है। बायोम क्या है, बायोम जो है पार्ट ऑफ बायोस्फीयर है, पार्ट ऑफ बायोस्फीयर जो क्लाइमेट को, वेजिटेशंस को, सॉइल को, इन सब को कंस्टिट्यूट करता है और एक ऐसी रहने की एक क्लाइमेट को अलग प्रकार से, डिफरेंट प्रकार से क्लाइमेट को इंडिकेट करता है, जहाँ पे वो डिफरेंट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स कोई भी कल्टीवेट होते हैं, सर्वाइव करते हैं और वहाँ पे अपना हैबिटेट बना लेते हैं। तो ये एक अलग बायोम है, एक पार्ट है। बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर मैं यहाँ पे समझा दिया हूँ। ये क्या है आपका ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और ये एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर को मिल के ये बनाते हैं बायोस्फीयर। यहाँ पे मैं दिखाऊँ, ये पार्ट जो है बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर का ये मतलब है जब आपको एटमॉस्फेयर भी यहाँ पे मिल जाते हैं, जमीन लिथोस्फीयर भी मिल जाते हैं और पानी हाइड्रोस्फीयर भी मिल जाते हैं, वह बायोस्फीयर होता है। बायोस्फीयर अगर नहीं रहे तो यहाँ पे लाइफ संभव नहीं है। तो यह इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह बायोस्फीयर समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों पे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ चुकी है, आप अगर यकीन नहीं करें तो आप देख सकते हैं। अदर जो कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट है वो एबायोटिक और बायोटिक में बटे हुए हैं। बायोटिक, एबायोटिक में जो बटे हुए हैं वो क्या हैं, जैसे एबायोटिक में क्या आता है, एनर्जी, रेडिएशंस, टेम्परेचर, हीट फ्लो, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड विंड्स, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल, जियोलॉजिकल सबस्ट्रेटम। तो ये जो चीज़ें हैं ये एबायोटिक में आते हैं। अब बायोटिक क्या है, जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए, नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए, पैरासाइट्स हो गए, सिम्बियॉन्ट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, मैन हो गए, यानी ह्यूमन बींग भी इसमें आते हैं बायोटिक में। ऑब्वियसली आएंगे, जो जीवित होंगे वो बायोटिक में गिने जाते हैं। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो बायोटिक ही हैं, ये सभी लोग जानते हैं। डिकम्पोजर, पैरासाइट, सिम्बियॉन्ट, एनिमल्स और मैन, ये सारे बायोटिक हैं। और डिफरेंस समझ लेते हैं इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट में और इकोसिस्टम में। बहुत सिंपल सा चीज़ है, लेकिन ये भी क्वेश्चंस यूपीएससी में आए हुए हैं। इकोलॉजी क्या है, स्टडी करते हैं जब हम ऑर्गेनिज्म की, किसके संदर्भ में, इन्वायरमेंट के संदर्भ में, उनका क्या रिलेशंस है, कैसे वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। इको का मतलब होता है क्या, इन्वायरमेंट, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म
रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट इज़ वेरी सिंपल। इन्वायरमेंट क्या है? यह वही इन्वायरमेंट है जिसमें ऑर्गेनिज्म रह रहा है। इन्वायरमेंट इन विच एनिमल फ्लोरा एंड फौना रिसाइड, जहाँ पे रहते हैं वही उनका इन्वायरमेंट हो गया। अब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम क्या है? यह स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर है, जो कि मैं पहले ही बता दिया हूँ। यानी ऐसा जहाँ पे लोग अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं, वह छोटा सा जो चीज़ इकोसिस्टम है, उस बायोस्फीयर का छोटा सा चीज़ जो इकोसिस्टम, जहाँ पे एक ऐसा चीज़ जो सब कुछ इसमें मिलती है और ये लोग यहाँ पे एनिमल इससे सरवाइव करते हैं, यानी इनके एक परफेक्ट हैबिटेट इनका बन गया रहने के लिए। तो कंसिस्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी पेड़ पौधे, वाटर, जल, जो कुछ भी होता है यहाँ पे, एनिमल, फॉरेस्ट, सब कुछ होता है और सरवाइव करने के लिए सबके लिए बहुत इसेंशियल्स होता है। तो यह एक ऐसा इकोसिस्टम है जो फंक्शनल होता है और बायोस्फीयर का एक यूनिट समझ लीजिए वो होता है, और जिसके कारण इसमें सारी चीज़ें, लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स यहाँ पे रहती हैं। अब इकोटोन के समझ लेते हैं, व्हाट इज इकोटोन। तो ये एक ऐसा जोन है, जोन ऑफ जंक्शन या जोन ऑफ ट्रांजिशंस कह सकते हैं, बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम, यानी एक ऐसा जोन है और एक ऐसा जोन है। तो यह एक ऐसा जोन है, मान लो ये हाइड्रोस्फीयर है, मान लो ये आप लिथोस्फीयर है, तो ये जोन जो कनेक्ट करता है एक दूसरे को, यह इकोटोन जोन हो जाता है। क्या जोन हो जाता है? इकोटोन जोन हो जाता है। तो जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गया, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट मेनली कहाँ पे है? मान लीजिए आप मैंग्रोव फॉरेस्ट कोलकाता साइड में, तमिलनाडु साइड में, गुजरात साइड में, उड़ीसा साइड में, यहाँ पे हैं मैंग्रोव बहुत सारे भारत में। तो यह हाइड्रो को भी कनेक्ट करते हैं, ये लिथो को भी कनेक्ट करते हैं, यानी ये जो मैंग्रोव हैं यह दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो एक ऐसा इकोटोन जोन हुआ जहाँ पे यह ट्रांजिशंस हो रहा है। लोटिक का क्या मतलब होता है? लोटिक का मतलब होता है मूवमेंट। यहाँ पे एक शब्दों में सुन लीजिए, लोटिक का मतलब होता है मूवमेंट। और मूवमेंट क्या होता है? इट इज़ अ वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम इंक्लूड फ्रेश वाटर, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स एंड रिवुलेट्स, क्रीक्स, ब्रूक्स एंड रिवर। इन चीज़ों में जहाँ पे मूवमेंट होती है जल वाले सिस्टम में, उनको लोटिक बोलते हैं। लेंटिक क्या होता है? स्टैग्नेंट, जो रुके होते हैं, स्टेबल होते हैं, पानी बहते नहीं है। यह एक वाटर बॉडीज़ है जो इंक्लूड किसको करती है? पूल्स, पॉन्ड्स, स्वैम्प, बॉक्स एंड लेक्स, ये सारी चीज़ों को ये करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एनविस एक इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, इसको समझ लेते हैं, इसका क्या फुल फॉर्म है? इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू कलेक्ट एंड इंटीग्रेट कंट्री वाइड इंफॉर्मेशन कलेक्शन रिट्रीवल। तो यह एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है पूरे भारतवर्ष से, और इस इंफॉर्मेशन का ये प्रयोग होता है इन्वायरमेंट के पर्पस से। तो ये एनविस का पूरा फुल फॉर्म है। तो पहला चैप्टर मैं यहाँ पे कवर कर दिया और दूसरे चैप्टर को मैं अगले दिन आपको बताऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो, सही से आपको कुछ समझ में आया हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो बिल्कुल इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।